राम राम सारन है। मेरा नाम मीनू दलाल है। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मीनू दलाल हीलिंग स्पेस इस चैनल को बनाए हुए लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं, लेकिन कभी मैंने अपने बारे में आकर यहाँ बात नहीं करी है। कभी लगा नहीं कि मेरा अस्तित्व इतना बड़ा है कि मैं अपने बारे में आके खूब बातें करूँ, लेकिन आज थोड़ा सा कुछ करने का मन है। गांव की पृष्ठभूमि में जन्म हुआ, किसान परिवार में, माताजी गृहिणी और पिताजी से विरासत में मिला क्लैरिटी, बड़ा सोचना, बड़ा करना। उनकी बातें हमेशा ऐसी ही रहती थी, तो शायद वो मन में घर कर गई। तो शुरुआती शिक्षा गांव से ही हुई, हिंदी मीडियम स्कूल था और कभी घर से बाहर गए नहीं थे, या तो घर से स्कूल, स्कूल से घर, इतना ही। एक समय के बाद आस पड़ोस में जाना भी बंद हो गया था, क्योंकि आप हरियाणा के समाज में अगर लड़की के रूप में जन्म लिए हो, वो भी गांव में, तो देखो पैट्रियार्की है तो बार्गेनिंग तो होती है। मतलब कुछ बैठे बिठाए सुख सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, तो थोड़ी आज़ादी को तो आपको लेट गो करना पड़ेगा। तो हाँ, उस इक्वेशन को समझा, महसूस किया कि हाँ, लड़की होने के कुछ फ़ायदे भी हैं इस समाज में और खासा नुकसान भी है। तो बस कभी रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं भेजा गया। पापा हमेशा बोलते थे अपने बच्चे अपने ही घर पे अच्छे लगते हैं, तो शायद उनको बहुत चिंता थी या आसपास के माहौल और लोगों पे भरोसा नहीं था। लेकिन हाँ, उनकी प्रोटेक्शन में हमेशा रहे और हमेशा उनका रुझान रहा कि सादे रहो, पढ़ाई अच्छी करो। तो उन्हीं की वजह से 10th क्लास में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया मैंने। 98.7% कुछ मार्क्स आए थे 10th क्लास में। तो उस समय मेरे पिताजी का रुझान था कि बच्चे को किसी बढ़िया जगह पढ़ाएंगे। मुझे पता नहीं था बढ़िया जगह क्या होती है, क्योंकि न्यूज़पेपर घर पे कभी आता नहीं था और इंटरनेट क्या होता है, फ़ोन क्या होता है, वो तो कभी पता ही नहीं था। शुरुआत में तो पड़ोसियों के घर पे एक टेलीफ़ोन होता था और नाना नानी का, मामा मामी का वही फ़ोन आया करता था, तो पड़ोसियों के घर सुनने जाया करते थे। ये एक मेमोरी है। तो बड़ा बंधा बंधा सा लेकिन साफ़ सुथरा सा जीवन था। स्कूल में टीचर बहुत अच्छा बिहेव करते थे हमारे साथ, क्योंकि आई वॉज़ अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट, तो अच्छा लगता था। फिर उसके बाद 11th-12th में नॉन मेडिकल की पढ़ाई करी। मेजॉरिटी ऑफ अ टाइम तो टीचर ही अवेलेबल नहीं होते थे गांव में, लेकिन समहाउ कुछ कर करा के, ट्यूशन लगवा के, कुछ कर करा के, ठीक है, अच्छे खासे मार्क्स आ गए। तो लगभग 93% के आसपास 12th क्लास में मार्क्स आए। तो अब कन्फ्यूज़न था कि लाइफ में क्या करें। कन्फ्यूज़न भी नहीं बोलूँगी, कन्फ्यूज़न जब होता है जब आपके पास ऑप्शन हो। आई थिंक मेरे पास तो ऑप्शन भी नहीं थे। अब परिवार में कोई पढ़ा लिखा था नहीं और पापा हमेशा बोलते थे किसी बढ़िया जगह पढ़ाएंगे, और मुझे पता भी नहीं बढ़िया जगह क्या होती है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में ना कोई IIT है, कोई ना NIT है, ना कोई MBBS है। सब खेती बाड़ी है या आर्मी में है। मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो आज़ाद हिंद फौज में थे और मेरे जो खुद के दादा हैं वो मिलिट्री में मेजर थे। हाँ, पापा लोगों की पीढ़ी कुछ बहुत ज़्यादा अचीव कर नहीं पाई, क्योंकि मेरे दादाजी की अनटाइमली डेथ हो गई थी और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो शायद फैमिली को कोई डायरेक्शन मिल नहीं पाया। तो अब आसपास कोई माहौल भी नहीं है ऐसा कि मैं सपने भी देख पाऊँ कि मुझे ये बनना है कि वो बनना है। गांव भी छोटा सा ही रहा और गांव के अंदर ही स्कूल रहा, तो वही खासा कोई एक्सपोजर तो था नहीं। तो ठीक है, कन्फ्यूज़न भी नहीं था, लेकिन हाँ, कुछ तो था जो पता नहीं, लेकिन बर्डन दे रहा था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन उसके बाद शायद बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। पापा पिछले 2 साल से यही कह रहे थे बढ़िया जगह पढ़ाएंगे, बढ़िया जगह पढ़ाएंगे, तो शायद पापा की ज़ुबान पर कभी ना कभी सरस्वती का वास रहा होगा। तो हरियाणा के छोटे से गांव से एक लड़की जो कभी अपने नियरेस्ट टाउन, मेरा नियरेस्ट टाउन बहादुरगढ़ और झज्जर पड़ता है, तो मैं कभी वहाँ पर भी नहीं गई अकेले। तो अब मैं अचानक से अपने आप को पाती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी दौलत राम कॉलेज। शुरुआती जो मेरा एक्सपोज़र था वो बहुत डरावना था, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर सब इतने खूबसूरत हैं, वेल मेंटेन्ड हैं, कपड़े पहनने की कला है। मैं तो टी-शर्ट्स और पजामे पहन के घूम रही थी और मैं इतना बैकवर्ड फील कर रही थी अपने आप को इन लोगों के बीच। मेरा पहला दिन था, मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास थी, इंट्रोडक्शन की क्लास ही थी।
तो सर ने कुछ हमारे प्रोफेसर ने कुछ इकोनॉमिक्स का पढ़ाया, बोर्ड पर कुछ एक्सप्लेन किया, अलग अलग ग्राफ और अलग अलग कर्व्स, कुछ मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा रहे थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पूछा, उनका नाम पूछा, फिर टॉपिक के बारे में पूछा और मैं खड़े होती रोने लग गई कि सर आप जो पढ़ा रहे हो ना मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मे बी आई वॉज़ वेरी बर्डनड। आसपास के माहौल को देखकर, लोगों की वेशभूषा, बात करने का तरीका, तो उनकी मॉडर्निटी को देखकर मुझे अपनी बैकवर्डनेस बार बार चुभ रही थी कि, और छोटा सा जो नोकिया का डब्बा वाला फ़ोन है मैं वो कैरी कर रही थी। 2015 की बात है जब मेरा एडमिशन हुआ। तो बड़ा संदेह वाला समय था, डाउट वाला समय था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन समहाउ टिक गई उस माहौल में। फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप किया, सेकंड सेमेस्टर में टॉप किया, सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया। हाँ, स्ट्रगल बहुत लगा, कन्फ्यूज़न में बहुत रही। लाइब्रेरी के बाहर एक एक घंटा या फिर स्टाफ रूम के बाहर एक एक घंटा वेट किया एक डाउट पूछने के लिए। प्रोफेसर से अलग से टाइम मांगा कि सर ये समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ लाइब्रेरी से कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए। हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े थे तो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश की किताबें उतनी समझ नहीं आती थी, तो दौलत राम की लाइब्रेरी में घंटों बैठकर द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा। अच्छा लग रहा था। जब मेरा पहला बैंक अकाउंट खुला तब मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी। तो उन्होंने बोला था कि कोई क्रॉस चेक चाहिए, एक चेक जिस पे क्रॉस लगा हुआ हो, उसका कुछ नाम होता है शायद। और तो ऐसा तो मेरा कोई अकाउंट था ही नहीं बैंक में, तो उसके तहत मेरा बैंक में अकाउंट खुला, फिर मैंने वो चेक दिया, स्कॉलरशिप मिली। फिर ऐसा करते करते ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर आ गया और फाइनल ईयर आते आते मैं स्मार्ट हो गई थी। मतलब कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, प्रोफेसर की फेवरेट थी क्योंकि बहुत ओबीडिएंट थी। हाँ, नुकसान ये रहा कि दिल्ली में रहते रहते कभी दिल्ली को घूम नहीं पाई। मैं दिल्ली में सिर्फ इंडिया गेट को जानती हूँ। दिल्ली में लगभग मैं 5 साल रही और दिल्ली में हॉस्टल, कमला नगर और दौलत राम, और इसके अलावा मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी। ये फाइनेंशियल फ्रीडम वाला कीड़ा हमेशा से मेरे अंदर था, तो वहाँ पर जब काम कर रही थी तब भी, तो अपने काम और पढ़ाई इन सब के मद्देनज़र मैं कभी घूम नहीं पाई दिल्ली। रही मैं 5 साल ज़रूर, तो बस दिल्ली का एक कमला नगर फेवरेट रहा। दौलत राम कॉलेज बहुत प्यारा रहा, आर्ट्स फैकल्टी पसंद रही और जहाँ पढ़ाने जाया करती थी वो जगह भी पसंद थी। तो ऐसे करते करते समय बीता। फिर ग्रेजुएशन के बाद जब 2 साल काम किया उसके बाद लगा कि लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, वही बड़ा करने वाला कीड़ा। हाँ, इन सब के दौरान एक इमोशनल और एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर ये था कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रिलेट नहीं कर पाती थी, इसीलिए शायद मैं किसी ग्रुप का मेंबर भी नहीं बन पाई। अगर आप किसी ग्रुप का मेंबर होते हो तो आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हो, और ऊपर से बाहर घूमने फिरने के लिए आपको फाइनेंसिस भी चाहिए। मतलब मेरे पास मेरी ज़रूरत के लिए पैसा तो था, लेकिन जितना मैं खुद को कंट्रोल कर पा रही थी या समझा पा रही थी कि यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है, बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैं देख पा रही थी कि कक्षा 12वीं के बाद मेरे ही साथ बहुत लड़कियाँ थी जिनकी 12वीं के बाद ही शादी कर दी गई। तो मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि अगर मुझे बाहर भेजा गया है पढ़ाई करने के लिए तो मैं पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़नी है मुझे। तो इसलिए मैं हर क्लास अटेंड करती थी, कुछ बंक नहीं करती थी, कोई लेक्चर, कोई नोट्स नहीं छोड़ती थी। और इसके अलावा मैं कभी बहुत बाहर घूमने फिरने और इन सब चीज़ों में कभी रही नहीं, क्योंकि ना तो उतना समय था, ना मैं बाहर की चीज़ों को अहमियत दे पा रही थी, और ना ही मेरी लाइफ मुझे फाइनेंशियली भी अलाउ कर रही थी कि हाँ इतना है कि आपके हॉस्टल के चार्जेस निकल रहे हैं, आपको पर्सनल पॉकेट मनी मिल रहा है, लेकिन उड़ाने के लिए नहीं था, ज़रूरतों के लिए सब था। तो हाँ, इस समय के दौरान मैं कभी लोगों से बहुत ज़्यादा रिलेट कर नहीं पाई, किसी ग्रुप का सदस्य नहीं बन पाई, तो कभी कभी ना बहुत अकेलापन फील होता था। लेकिन हाँ, उस अकेलेपन को अपने काम से मैं भर लिया करती थी। ठीक था, अच्छे समय था, गोल्डन टाइम मैं अपनी लाइफ का मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सिर्फ ब्लेसिंग से ही मिल सकता है ऐसा वाला समय। क्योंकि मेरे स्कूल से कोई भी लड़की को यहाँ पढ़ने का मौका नहीं मिला था,
तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद 2 साल काम किया तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एंजॉय किया। फिर लगा चस्का सिविल सर्विसेज का। तो हमेशा से पापा से सुना था कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है, और पापा का यही था कि बड़ा का मतलब सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। यहाँ पर मार खा गए। मार खाने का मतलब ये था पढ़ाई लिखाई में तो अच्छे थे, लेकिन ये नहीं पता था किस दिशा में जा रही हूँ, मतलब कोचिंग कहाँ से लेना है। और क्योंकि पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आते नहीं हैं। मम्मी तो कभी स्कूल ही नहीं गई, पापा 10th क्लास तक पढ़े हैं, और पूरे परिवार में, ख़ानदान में इतना पढ़ाई लिखाई वाला कोई माहौल है नहीं। हम जाट ज़मींदार हैं, तो रिसोर्सेज हैं भगवान की दया से, ज़मीन है, घर है, लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज से भी काम नहीं चलता अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, राइट नॉलेज नहीं है। तो और ऊपर से लड़कियों में बड़ा एक कीड़ा होता है ओवर थिंकिंग का, कि घर वालों के ज़्यादा पैसे नहीं लगवाने हैं। पता नहीं क्यों था ऐसा, लेकिन हाँ था। तो जब मैंने देखा कि कोचिंग का फ़ीस 2,80,000 है, और दिल्ली में रहने का खर्चा कम से कम 1.5 लाख है, 2 लाख है, पॉकेट मनी भी लगेगा, 1 साल में लगभग 5-6 लाख खर्च हो जाएगा, बच्चों वाला दिमाग, तो इतना सब 1 साल के अंदर हो जाएगा, और मेरा 1 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कई बार ना हम अपनी ओवर थिंकिंग को, अपने सेल्फ डाउट को अपने ही अंदर रख लेते हैं, अपने घर वालों के साथ साझा नहीं करते, शेयर नहीं करते, बस अपने ही ओवर इवैल्यूएशन में चले जाते हैं। तो मैंने भी बहुत ओवर इवैल्यूएट किया कि यार ये कैसे होगा, मुझे तो डर लग रहा है। तो मैंने बोला कि नहीं, पहले खुद से ट्राई करते हैं। शायद वहाँ पर किसी से बात कह दी होती, कोई बड़ा भाई बहन रिश्तेदार कुछ होता ऐसा, तो शायद वो गाइडेंस दे पाता कि पहले तुम कोचिंग ले लो, पहले तुम बाहर रह के 1 साल 2 साल तैयारी कर लो, उसके बाद घर जाने की सोचना। लेकिन मुझे ऐसा कोई माहौल मिला नहीं, और ख़ुद से इतनी बुद्धि थी नहीं। उस टाइम पे इतना ऑनलाइन ज़माना भी नहीं था, 2019 के आसपास इतना कोई 19-20 के आसपास ऐसा कोई माहौल था भी नहीं कि आपके पास इतना एक्सपोज़र हो। तो अराउंड 2020 के आसपास से बोल सकते हैं कि स्टार्टेड द प्रिपरेशन, बिना किसी कोचिंग के, सेल्फ स्टडी से, क्योंकि अंदर का मन डरा हुआ था, घबराया हुआ था कि इतने पैसे लगवा दिए और फिर नहीं हुआ तो घर वालों को क्या जवाब देंगे, और कभी इतने पैसे कभी खुद से खर्च भी नहीं किए। तो होता है ओवर थिंकिंग होना, ओवर कॉन्शियस होना, अपने से ज़्यादा बाहर की चीज़ों को वैल्यू करना, ये नुकसान करता है। शायद ना हमको कभी सिखाया नहीं गया स्कूल से या परिवार से कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट नाम की चीज़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोचिंग का रिज़ल्ट आए, ज़रूरी नहीं है कि हर प्रिपरेशन से आपको एक रिज़ल्ट आए, लेकिन हाँ एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट होता है। जब बाहर से आपको 4 लोग पढ़ा रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, तो आप सीखेंगे वहाँ से। आप सीखने पे ध्यान दो ना, आप ग्रैब मत करो, कैच मत करो, जकड़ो मत रिज़ल्ट को कि रिज़ल्ट आना ही चाहिए। तो बस अपनी उसी मंदबुद्धि में अपनी तैयारी शुरू किया, घर पे आ गई। सबसे रॉन्ग डिसीज़न घर पे आ गई। शायद अब लग रहा था कि अरे खुद से ही पढ़ना है तो बाहर खर्चा क्यों लगवाएं, वही ओवर थिंकिंग। अच्छा, ऐसा लाइफ में कुछ था नहीं कि बहुत प्राइवेट रखना है, कि भाई कोई रिलेशनशिप है, कोई बॉयफ्रेंड है तो बाहर सब मेंटेन ही करना है, इतना कुछ था नहीं मन में, इतना रुझान नहीं था इन चीज़ों के लिए। तो आ गई घर पे, और वो सबसे रॉन्ग डिसीज़न था। क्योंकि आप जब भी कोई तैयारी करते हैं, तो जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो वो एक हाई फ्रीक्वेंसी की चीज़ है। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है बहुत सारी एनर्जी आपसे मांगे, आप अपना पूरा फोकस वहाँ लगा पाओ। लेकिन घर में आपकी एनर्जीज डाइल्यूट हो जाती हैं। अगर आप हरियाणा जैसे घर में हो, परिवार में हो, तो आपसे उम्मीद किया जाएगा कि आप किसी घर के काम में कंट्रीब्यूट करो। इतनी इमोशनल स्टेबिलिटी आपके अंदर होती भी नहीं है एक एज में। और घर की जो कलह कलेश होती है, पेरेंट्स के जो चैलेंजेस होते हैं, एक्चुअली हम सिर्फ उनको पेरेंट की नज़र से देखते हैं कि मम्मी पापा हैं। हम देख ही नहीं पाते वो कपल हैं आपस में, दे आर हस्बैंड वाइफ, तो उनके बीच में चैलेंजेस होना एक नॉर्मल बात है। इफ़ दे आर आर्ग्यूइंग, इफ़ दे आर मेकिंग एनी आर्ग्यूमेंट, वो फाइट कर रहे हैं, तो वो उनका वे ऑफ लाइफ है अपनी ग्रजेस को, अपनी कंप्लेन को, गुस्से को बाहर निकालने का। तो वो एक बिहेवियर बन गया कि शायद पेरेंट्स तो लड़ झगड़ के ठीक भी हो गए, लेकिन आपने उस टॉक्सिसिटी को अपने अंदर ले लिया इतना ज़्यादा
कि अब आप काम नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से आपके काम के ऊपर बर्डन है, आप एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि जो स्कूल फ्रेंड है उनकी शादियां हो रही हैं या कुछ कॉलेज वालों की भी हो रही हैं, तो पता नहीं आपकी लाइफ में क्या होगा। मन में बहुत सारी अनवांटेड कॉन्सेप्ट जो शुरू से ही समाज में आ जाते हैं, समाज की वजह से हमारे मन में आते हैं, मूवीज़ की वजह से मन में आते हैं कि हमको लगने लगता है कि हमारे जीवन का मतलब तभी है तब लाइफ में कोई पार्टनर हो, एक रोमांटिक पार्टनर होना चाहिए। तो आप एक वो बर्डन भी लेके घूमने लगते हो कि यार मेरी तो पर्सनल लाइफ नहीं है, मैं बाहर घूम फिर नहीं सकती हूँ। और बेसिकली अगर आप हरियाणा के किसी गांव से हो तो वहाँ पर आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको बहुत लिबर्टी मिलेगी मूवमेंट की। अब तो बिकॉज इमोशनल लेवल पे बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, फाइनेंशियल लेवल पे स्ट्रांग हो गई हूँ, और एक विजडम आ गया है, क्लैरिटी आ गया है, तो अब तो मैं अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी पा रही हूँ। लेकिन जब शुरुआत में यहाँ आई थी तो एक मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे को खुद लगता था कि मेरी एज ग्रुप की जो लड़कियां हैं वो तो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो घरों के अंदर बैठी हैं, वो तो कोई वॉक पे जा ही नहीं रही, कुछ कर ही नहीं रही। तो मैं खुद को ही इतना इवेल्युएट कर रही थी और बैकवर्ड फील कर रही थी। और इन सब के चलते कि आपको एक ये एंजाइटी है कि लाइफ में पार्टनरशिप वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, वो रिलेशनशिप नहीं है, उस तरह की चीज़ें नहीं चल रही हैं, घर में लगातार एक अलग ही माहौल है, आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप 4 जगह हेल्प करो, आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप 1 साल के अंदर रिजल्ट ले आओ, ऊपर से उनके कलह कलेश चल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप अपना रवैया बदल दो ना, अगर मैं अपना दुनिया को देखने का चश्मा उस समय बदल देती तो मुझे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन मेरे को लग रहा था कि ये सब है ना मेरे को नुकसान कर रहे हैं जानबूझ के, इनको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा कि बच्चे की पढ़ाई ख़राब हो रही है। भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ मेरी पढ़ाई के लिए, वो हस्बैंड वाइफ हैं, उनको आर्ग्यूमेंट करने हैं वो करेंगे क्योंकि उनको अपनी लाइफ की भड़ास निकालनी है, मैं क्यों पर्सनल ले रही हूँ उसे। लेकिन उतनी अंडरस्टैंडिंग तो थी नहीं। ऐसा एग्ज़ाम के लिए, भाई एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग अपीयर हो रहे हैं, एक रिलेटिव रेस है ये, तुम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग में ध्यान दो, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं हो तुम्हारे हाथ की चीज़ है भी नहीं। लेकिन हाँ, आज तुम जितने एफर्ट लगा सकते हो, अपने आप को कोई क्लैरिटी दे सकते हो, तुम उस पर ध्यान लगाओ। तो वो वाला अभी नहीं था। बात रहेगी पार्टनरशिप की, रिलेशनशिप की, तो भाई उसका एक फेज़ होता है लाइफ में। अगर तुम डेस्परेट रहोगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हारी लाइफ में। तो इसी समय फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ा, बीके शिवानी जी को सुना, आचार्य प्रशांत जी को सुना, इसके अलावा बहुत सारा मेडिटेशन, योगा ट्राई किया, बहुत सारा डैमेज रहा, बहुत सारा डिप्रेशन रहा, एंजाइटी रहा, कभी कभी बहुत मन होता था रोने का, तो स्टिल रिमेंबर दांतों के बीच में तकिया रख के चिल्ला के रोने का मन है तो चिल्ला के रोए भी, समझ नहीं आ रहा क्या करें। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया ना हमारे पीछे पड़ी है हमारे जीवन को ख़राब करने के लिए। लेकिन जब एक पल रुकी और खुद को अंदर से देखा तो पता चला कि मैं ही विक्टिम माइंडसेट लेके घूम रही हूँ, मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, मैं ही परेशान होके घूम रही हूँ। इसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ मैंने काम भी किया। कई बार पढ़ाई नहीं हो पा रही थी तो काम में ओवर फोकस कर लेती थी कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो रहनी चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहनी चाहिए, तो 2-3 जगह काम भी किया। लेकिन कभी पढ़ाई को लेकर क्लैरिटी नहीं आ पाई, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो आपको एक लेवल पे अच्छा फील कराती है, लेकिन जो चीज़ आपने शुरू करी है उस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी एक चीज़ खालीपन दे रही थी। तो इन सब के बीच जब आप अंदर से खाली फील कर रहे हैं, लाइफ स्टक फील हो रही है, दुनिया में लग रहा है सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ आप पीछे रह गई हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, सिर्फ कंप्लेन है, जिसको प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वहाँ से अटेंशन और वैलिडेशन नहीं मिल रहा है। तो इन सब के बीच एक चीज़ आई लाइफ में, दैट इज़ सेल्फ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, क्लैरिटी, सेल्फ वर्थ, हीलिंग। और इन चीज़ों ने दुनिया को देखने का नज़रिया बदल दिया कि गलती आपके चश्मे की है, उसके ऊपर धूल जम गई है। अगर आपको सूरज नज़र नहीं आ रहा है तो आप सूरज को पोंछ नहीं सकते,
आप अपने चश्मे के लेंस को साफ़ करिए, आप अपने विक्टिम माइंडसेट को छोड़िए। तो वही विक्टिम माइंडसेट को छोड़ा, लाइफ हल्की लगी, पुराने जितने पेन थे, डिसअपॉइंटमेंट थे, क्लैरिटी जो नहीं थी लाइफ को लेकर, जो बहुत सारा बोझ इकट्ठा हो गया था, उसको छोड़ा, उसको फेंका और फिर लाइफ को जीने में मज़ा आने लगा। 2-4 जगह इंटरव्यू दिए, वो बहुत अच्छे गए। फिर लाइफ में और कॉन्फिडेंस आया। बिकॉज़ जब आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी हाई कर रहे हो, तो आप अच्छे लोग भी अट्रैक्ट कर लेते हो। तो अच्छे लोग भी अट्रैक्ट हुए लाइफ में। लाइफ एक ट्रैक पर आई, एक मीनिंग लाइफ ने अचीव किया। और उसके बाद फिर मन हुआ कि इतना जो सब कुछ किताबें पढ़ के, सेशन अटेंड करके, मेडिटेशन करके, योगा करके, ब्रह्मा कुमारी से मैंने 1.5 महीना वहाँ पर रहकर मेडिटेशन को गहराई से सीखा, गीता सेशंस अटेंड किए आचार्य प्रशांत के। फिर लगा कि अब साझा करते हैं जो पता है। तो ऐसे ही बस एक छोटी सी उम्मीद के साथ 29 अप्रैल 2025 को ये चैनल शुरू किया। अपने आप को साझा करते रहे, अपने जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस रहे, लाइफ को लेकर जो क्लैरिटी आई वो साझा करते रहे। और चलते चलते कारवां बढ़ता गया। 1-to-1 सेशन हुए बहुत सारे। कम से कम मैंने 50 से 60 लोगों के साथ 1-to-1 सेशन किए होंगे। उसके लिए चार्ज भी किया और लोगों ने बहुत खुश होके पेमेंट भी करी। तो वहाँ से एक फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय किया। फिर उसके बाद अभी नवंबर में अपना पहला बैच लॉन्च किया, क्योंकि सब लोगों को इंडिविजुअल लेवल पर हम मेडिटेशन नहीं करा सकते, सब लोगों को इंडिविजुअल लेवल पर हम गाइड नहीं कर सकते इफ़ यू हैव अ ग्रुप ऑफ अ पीपल टू गाइड। तो फिर नवंबर वाला बैच बहुत अच्छा गया, लोगों के बढ़िया अनुभव रहे, मेरा उनके साथ अच्छा अनुभव रहा। और अभी दिसंबर का बैच चल रहा है, ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। और अभी नेक्स्ट बैच मेरा 10 जनवरी को आएगा। और आखिरी बैच जो है लगभग फरवरी में रहेगा, लगभग 20 दिन का। क्योंकि जिस तैयारी को मैंने शुरू किया था उसको अंजाम पे पहुंचाना है मुझे। फाइनेंशियल फ्रीडम और लाइफ के जो 4 गैप मेरे को खाली लग रहे थे वो फिल हो गए, वो ठीक हैं। लेकिन हाँ, मुझे जिस चीज़ की वजह से ये सारी यात्रा शुरू हुई, शायद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में नहीं आती तो अपने आप को बर्डन नहीं पाती, अपने आप को इतने चैलेंजेस में नहीं पाती, इतनी एडवर्सिटी में नहीं पाती, तो शायद मैं खुद के ऊपर काम करना चूज़ भी नहीं करती। लेकिन यहाँ अगर मैंने खुद के ऊपर काम करना चूज़ किया है तो हाँ, इस यात्रा को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो फरवरी के बाद मैं कोई हीलिंग बैच नहीं लेकर आ पाऊँगी, क्योंकि फिर मेरा जो दायित्व है मैं वो पढ़ाई के लिए है। तो पूरा मार्च, अप्रैल और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मेरी पढ़ाई में जाएगा, कम से कम 6-7 महीने। और फिर कभी अक्टूबर में देखेंगे कि कोई हीलिंग बैच ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। रुझान रहेगा ये। यूट्यूब चैनल पर वीडियोस आती रहेंगी, कभी 10 दिन में आ जाएगी, कभी 12 दिन में आ जाएगी, जैसा समय अनुमति देगा। आपकी इंटेंशंस बहुत मैटर करती हैं। जब चैनल शुरू किया था तो बोला था कि राधा रानी आप संभाल लेना, और उन्होंने सच में संभाल लिया। इतने लोगों से जुड़ी मैं, ना केवल देश के, विदेशी लोगों से भी जुड़ी, विदेश के लोगों से, वहाँ से पैसा भी कमाया, प्यार भी, मान सम्मान भी, और अब जीवन मस्त चल रहा है। हाँ, चैलेंजेस तो हैं कि ग्रो करना है, लाइफ को आगे लेके जाना है। पीछे एक मैनिफेस्टेशन बोर्ड बनाया है, एक विज़न बनाया है कि इतनी फाइनेंशियल मेरे को कैपिटल चाहिए, इतने रिसोर्सेज चाहिए, ऐसा एक रिलेशनशिप चाहिए, इस तरह के लाइफ में 4 आयाम मेरे को अचीव करने हैं। एक क्लैरिटी आई। बेसिकली अब फ्यूचर के लिए एंग्शियस नहीं हूँ, पास्ट के लिए कोई बर्डन फील नहीं करती हूँ, अपने प्रेजेंट में हूँ। और उस प्रेजेंट को और खूबसूरत बनाना है तो खुद पे और काम करना है, और मेडिटेशन करना है, खुद को हर लेवल पे हील करना है।
तो अब जीवन जीने में मज़ा आ रहा है। मैं अपने काम के माध्यम से ना केवल पैसे कमा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुआएँ कमा रही हूँ। जब सेशन करने जाती हूँ लोगों के साथ, तो बहुत सारे लोग मेरे लिए लेटर लिखते हैं, क्योंकि जब आप मन से काम करते हो, आप दिल से काम करते हो, तो सामने वाला इंसान आपको फ़ील कर लेता है कि यहाँ पर सामने वाले इंसान का एजेंडा ये नहीं है कि आपको इकोनॉमिक लेवल पे एक्सप्लॉइट करना है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करना है, सिर्फ पैसे खींचना है आपसे। वो तो शायद एक चार्ज है, एक एनर्जी एक्सचेंज है, जो उस काम में एक सीरियसनेस लेकर आती है, एक स्ट्रक्चर आपकी लाइफ में ऐड करती है। लेकिन जब सामने वाला इंसान बहुत प्यार से, बहुत आदर भाव से आपको बहुत अच्छा बोलता है, अच्छा लगता है। मेरे ग्रुप में बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने नवंबर में यात्रा शुरू करी थी, आज भी हैं। सुजाता जी हैं, अनीता जी हैं, लीना जी हैं, लीना जी की मदर कौशल्या जी हैं, सही राम है, सही राम इज़ अ ग्रेट बंदा सही राम जी हैं, रोहित कुमार जी हैं, मोमिता जी हैं बंगाल से, लगभग हमारी प्रियंका जी हैं गोवा से। खूबसूरत खूबसूरत लोग हैं। और मैं किसी का नाम भूल गई तो मेरे पे गुस्सा करेंगे। और पायल जी हैं गुजरात से। जो हमारे नवंबर से लोग जुड़े और अभी दिसंबर में भी हमारे साथ हैं, जो परिवार वाला भाव देते हैं, उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं। तो अच्छी यात्रा है, राधा रानी जी की कृपा है। 2025 बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और इमोशनल क्लैरिटी देकर गया मुझे। तो मेरे मन में बहुत ग्रैटिट्यूड है, संभावना है, खुद से उम्मीद भी है कि अपने ऊपर और अच्छे से काम करूं और अपने काम के माध्यम से एक संतुष्टि अपने मन में लेकर आऊं और दूसरों के जीवन में एक वैल्यू ऐड करूं। इस हीलिंग के काम को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, अभी मेरी ज़िम्मेदारी मेरी पढ़ाई की तरफ है कि मैंने एक पर्सनल लेवल पे एक यात्रा शुरू करी थी। तो हाँ, काम करना है, बहुत टफ़ है, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप खुद पे काम करो और ऊपर वाले का साथ है, आपका लक आपके साथ है, तो चीज़ें मुश्किल भी नहीं है। तो अभी अच्छा लग रहा है लाइफ में, खुद के साथ अच्छा लग रहा है। और महत्वाकांक्षा है उड़ने की, फ्लाई हाई। ये अफर्मेशन है जो आजकल मैं अपने मन ही मन दोहराती हूँ, फ्लाई हाई। एक टाइम ऐसा था जब मेरी अफर्मेशन ये रहती थी, मैं गहराई से शांत हूँ, मेरा मन गहराई से शांत है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। क्योंकि अंदर इतनी भड़ास थी, अंदर इतना दर्द था, इतना अकेलापन था, इतना विक्टिम माइंडसेट था कि सिर्फ शांत रहना ही बहुत बड़ी बात थी। और अब अफर्मेशन ये है, फ्लाई हाई। अच्छा लगता है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखते देखते आ गए हो तो अपने लिए भी लिखिए, फ्लाई हाई। राधे राधे। दिल से दिल तक की बात थी और अच्छा लगा आपके साथ साझा करके। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और उनके लिए खुद पे काम करना एक खूबसूरत चीज़ है। राधे राधे। ऑलवेज चूज़ योर सेल्फ, ऑलवेज चूज़ योर सेल्फ। लव यू।